नमस्ते दोस्तों, मैं हरदेव सिंह आपके अपने परिवार एग्ज़ाम सागर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भारतीय भूगोल की भाग 3 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लासों में देखा था कि भारत का ग्लोब पर यानी उसका स्थान क्या है। तो हमने देखा था दोस्तों कि भारत का स्थान यानी आधा भारत उष्णकटिबंधीय में आता है और आधा भारत उपोष्णकटिबंध में आता है। याद रखना कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य में रहता है। दोस्तों याद रखना कि कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र होता है उसको ट्रॉपिकल जोन अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और आधा भारत उष्णकटिबंधीय में होता है। दोस्तों याद रखना कि उष्णकटिबंधीय जोन जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ सबसे ज़्यादा वाष्पन की क्रिया हो, वहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये जैव विविधता हम एनवायरनमेंट की क्लासेस जब चलाएंगे, जब आपको पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल जैव विविधता के संदर्भ में जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होती है, तो दोस्तों याद रखना कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो यही क्षेत्र होता है जिसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन कहते हैं दोस्तों, याद रखना आधा भारत इस जोन में आता है जिसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों यदि विश्व के संदर्भ में ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस देश में होती है और जब देश का नाम आए तो दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता ब्राज़ील में आती है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? दोस्तों याद रखना भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारतीय राज्य केरल में पाई जाती है, जहाँ पर हम कहें कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता शांति घाटी केरल में पाई जाती है। दोस्तों आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कल जो हमने देखा था कि देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का और अक्षांशीय विस्तार क्या है। दोस्तों याद रखना कि भारत से जो पहला देशांतर गुजरता है 68 डिग्री मिनट को लेकर के और जो 97 डिग्री होता है, दोस्तों याद रखना इन दोनों देशांतरों के मध्य में जो टाइम होता है 2 घंटे का होता है। ये कल की क्लास में जिन दोस्तों ने ये क्लास ना देखी हो वो भाग 2 को जाकर के उसका गहनतम अध्ययन करें ताकि ये वाली क्लास भी उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। इसमें हमने अक्षांशीय विस्तार की बात की थी कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री कुछ मिनट तक होता है, जो मैंने भाग 2 में इसको समझाया है। दोस्तों आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जो आपका विषुवतीय लाइन है यानी विषुवतीय रेखा जो है इसके ऊपर यानी ये 0 डिग्री पर है। दोस्तों ये 0 डिग्री पर है और यहाँ पर मैंने भारत का एक चित्रण किया हुआ है कि ये भारत है आपका और यहाँ पर एक द्वीप जिस पर अधिकार भारत का है यानी भारतीय द्वीप है, इसका नाम अंडमान निकोबार होता है। दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप होता है और यहाँ पर मालदीव होता है और यहाँ पर मालदीव होता है और यहाँ पर मिनिकॉय होता है। दोस्तों याद रखना इस बात को कि हम यह बात करें कि मिनिकॉय और मालदीव, इसमें कई क्वेश्चंस हमारे आते हैं। दोस्तों याद रखना ये चैनल कह सकते हैं आप इसको, जो विषुवतीय लाइन है इसको आप चैनल भी कह सकते हैं। हमने कहा आपसे कि इसको चैनल कह सकते हैं और इसके ऊपर जितना भी लाइन गुजरेगा उसको चैनल कह सकते हैं। ये अक्षांशीय रेखा चैनल कह सकती है। दोस्तों याद रखना कई परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है कि 8 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है। दोस्तों ये 8 डिग्री चैनल एक अक्षांशीय रेखा है जिसकी वैल्यू 8 डिग्री है। आप चैनल के नाम से कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 8 डिग्री चैनल क्या है। ये 8 डिग्री चैनल एक अक्षांशीय रेखा है जो कहाँ से गुजरती है। दोस्तों तो याद रखना ये है मालदीव और ये है मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच से 8 डिग्री चैनल गुजरता है। दोस्तों ये याद हमें होना चाहिए कि आगे हम और आए तो 8 डिग्री से फिर 9 डिग्री चैनल हमको मिलता है। दोस्तों कई परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमने अभी देखा कि ये मिनिकॉय है, ये मालदीव था। तो 8 डिग्री जो चैनल था वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच था। हम बात कर रहे हैं आपसे 9 डिग्री चैनल की। तो 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और द्वीप समूह होता है, लक्षद्वीप समूह होता है। इसकी राजधानी कवारती होता है, कवारती। यानी हम कहें कि जो 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल
मिनिकॉय और कवारती के बीच होता है। दोस्तों यदि हम और आगे जाएं तो हम यहाँ पर पहुँचे अंडमान निकोबार में, जो 10 डिग्री चैनल होता है। 10 डिग्री चैनल, आज हम इस अंडमान निकोबार को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि अंडमान निकोबार की संरचना क्या होगी। अंडमान निकोबार की तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी अंडमान होता है दोस्तों। उत्तरी अंडमान के बाद फिर ये प्रकार से मध्य अंडमान होता है और फिर ये दक्षिणी अंडमान होता है। दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल अंडमान होता है दोस्तों। याद रखना, ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये छोटा अंडमान यानी जिसको नाम हमने दिया लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान। 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि जो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान और इसके नीचे जो होता है कार निकोबार, यानी यहाँ पर हम लिखें कार निकोबार के बीच स्थित होता है। दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में आया है कि 10 डिग्री चैनल किस किस को पृथक करता है। तो ये बात सभी को पता है कि अंडमान से ही निकलता है, लेकिन ये बात जानना आवश्यक होगा कि ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके किस खंड को अलग करता है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा अंडमान और कार निकोबार को पृथक करता है। दोस्तों इसी निकोबार के बाद और हम आगे को जाएं तो वहाँ पर हमें मिलता है बृहत निकोबार, जिसमें हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। जो दक्षिणी में यानी अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप जो होगा वो बृहत निकोबार होता है, ग्रेटर निकोबार होता है। यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे हम कहते हैं इंदिरा कौल, जिसकी विषुवतीय रेखा से जो लंबाई होती है 876 किलोमीटर के आसपास ये दूरी होती है। दोस्तों याद रखना, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु यही होता है। यहाँ पर हमने आपसे बात की कि 10 डिग्री चैनल होता है। दोस्तों 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और छोटा अंडमान को अलग करता है। दोस्तों याद रखना, एक और नाम आता है डुंकन पास, दक्कन पास या डुंकन पास। तो ये डुंकन पास की हम बात करें, ये डुंकन पास किसको पृथक करता है? तो ये दक्षिणी अंडमान है दोस्तों। दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार के बीच होता है, इसको हम बोलते हैं डुंकन पास। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर हम ये बात करें कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ स्थित है? याद रखना दोस्तों, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दोस्तों हमें ये याद होना चाहिए कि अंडमान निकोबार की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियाँ जावा, सेंटली जैसी कई जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक होती है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार पर किस हाई कोर्ट का अधिकार होता है दोस्तों? तो याद रखना, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो हमने यहाँ पर बात की आपसे कि अंडमान निकोबार और ये 10 डिग्री चैनल तक हम पहुँचते हैं। अब हम बात करना चाहें भारत के इस वाले भाग की। दोस्तों ये जो भाग हम देखते हैं भारत का, दोस्तों याद रखना, यहीं से भारत की तटीय सीमा लगती है। दोस्तों यहीं से भारत की तटीय सीमा लगती है और आज हम इन तटीय सीमा का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे हमें बात करें कि हिंद महासागर के ही 2 भाग होते हैं। दोस्तों हिंद महासागर के ही वो भाग हैं जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ जो है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी, यानी हम इसे नाम देते हैं बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ जो है इसको हम कहते हैं अरब सागर की खाड़ी, यानी अरब की खाड़ी, अरब सागर, या हम कहें अरब सागर, ये नाम दे सकते हैं। दोस्तों आगे हम आगामी जो क्लासें हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी होंगी वहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि खाड़ी क्या होता है और सागर क्या होता है। अलग अलग नाम है, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, आपका वहाँ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। आज देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि भारत की जो पिछली क्लासों में हमने देखा कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो 1516 किलोमीटर होती है, 7516 किलोमीटर होती है। दोस्तों याद रखना, ये भारत की तटीय सीमा होती है, लेकिन मुख्य की हम बात करें तो 6100 होती है। और इसमें हमने कहा था आपसे, इसमें द्वीपों को जोड़ा जाता है और इसमें द्वीपों को नहीं जोड़ा जाता है। दोस्तों ये बात हमें याद होनी चाहिए कि भारत की तटीय सीमा क्या है और मुख्य तटीय सीमा क्या है। अब हम ये बात करना चाहें आपसे कि भारत के इतने राज्य
कितने राज्य होंगे, जिसमें हम अभी आपको काउंट कराएंगे कितने राज्य होंगे जिनकी सीमा तट से लगेगी। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहला राज्य हमारा जो होगा वो गुजरात होगा, गुजरात से फिर महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र से फिर गोवा होगा, और गोवा से फिर दोस्तों ये कर्नाटक, कर्नाटक से केरल होगा, केरल से फिर ये तमिलनाडु, तमिलनाडु से दोस्तों ये आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश से दोस्तों ये उड़ीसा, और उड़ीसा से पश्चिम बंगाल। दोस्तों हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि भारत से 9 राज्य ऐसे हैं जो तट को, सीमा को स्पर्श करते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ देखेंगे कि इन राज्यों में क्या क्या इन तटों को नाम दिया है और सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है। दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि भारत की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य की लगती है, वो भारत का राज्य गुजरात होगा, और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सीमा लगेगी दोस्तों वो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश होगा। दोस्तों याद रखना कि जो गोवा है इसकी सबसे कम तटीय सीमा होगी, और दूसरे पर सबसे कम तटीय सीमा केरल की होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि गुजरात राज्य है ये, गुजरात राज्य, गुजरात के बाद महाराष्ट्र मिलेगा हमको, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल, केरल के बाद हमको तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल बोलते हैं जिसको, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये भारतीय 9 राज्य होते हैं जिनकी सीमा जल से लगती है। दोस्तों हम यहाँ इस बात को जानेंगे कि भारत के, यानी इसे हम दक्कन का भारत बोलते हैं, दक्कन का भाग बोलते हैं, इसके 2 तट माने जाते हैं। दोस्तों यदि हम इसको इस प्रकार से बांट दें तो ये वाला जो तट होगा वो पूर्वी तट कहलाएगा, ये वाला तट कहलाएगा पूर्वी तट, और ये वाला तट कहलाएगा पश्चिमी तट। दोस्तों याद रखना इस वाले तट को हम पूर्वी तट नाम देते हैं और इस वाले तट को हम पश्चिमी तट नाम देते हैं। दोस्तों आज हम पूर्वी तट और पश्चिमी तट की बात करते हैं, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर और अलग अलग नामकरण किए गए हैं, अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं। दोस्तों याद रखना तमिलनाडु से लेकर के, तमिलनाडु से कृष्णा जो डेल्टा है ये तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश वाले एरिया तक, ये वाला जो एरिया है दोस्तों इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, इसको नाम देते हैं दोस्तों कोरोमंडल तट। और इस आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा के यहाँ तक हम जाएं, यहाँ तक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की उत्तरी दक्षिण उड़ीसा तक हम पहुँचें तो इसको नाम देते हैं दोस्तों, इसको नाम देते हैं गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। इसके बाद दोस्तों यहाँ से यानी उड़ीसा से लेकर के वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल तक पहुँचें, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार या फिर उत्कल तट, या फिर हम इसको कह सकते हैं उत्कल तट या फिर उत्तरी सरकार तट। दोस्तों ये तटों के नाम हैं, याद रखना कि ये वाले तट यानी यहाँ पर इसे यह नाम दिया जाता है, जैसे उड़ीसा में इसे उत्कल तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा कहते हैं, और वहीं तमिलनाडु में इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। दोस्तों हम इस तरफ की बात करना चाहें, इस तरफ की बात करेंगे आपसे, तो इस तरफ भी इसी प्रकार से नाम हमें मिलते हैं तटों के। दोस्तों याद रखना कि जो पश्चिमी तट है इस पर जो भी राज्य हैं आपको याद होना चाहिए, कई परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी है, कौन सा राज्य पूर्वी। आपको इनको बारीकी से नोट्स करना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए कि कौन कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अब हम इस तरफ के यानी पश्चिमी तटों की बात करना चाहते हैं आपसे, तो देखिएगा यानी गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो तट होता है दोस्तों इसको बोलते हैं कोंकण तट, इसको बोलते हैं कोंकण तट। दोस्तों याद होना चाहिए कोंकण तट एक रेल परियोजना चलाई गई थी, रेल परियोजना वो वर्ष 1990 में चलाई गई थी, इसका नाम था कोंकण रेलवे परियोजना, उसी के नाम पर इस तट का नाम कोंकण तट रखा गया है। दोस्तों यानी गुजरात से लेकर के गोवा यहाँ तक इस तट का नाम कोंकण तट होता है। इसके नीचे हम बात करें आपसे यानी गोवा से लेकर के एक
कर्नाटक और केरल का उत्तरी केरल तक हम पहुँचें, इस तट को नाम दिया जाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, इस तट को नाम दिया जाता है कन्नड़ तट दोस्तों। और कर्नाटक से, यानी कर्नाटक से लेकर के केरल वाला एरिया यहाँ तक, इसको नाम दिया जाता है दोस्तों मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट दोस्तों याद रखना, इसके नाम से कई सैन्य अभ्यास होते हैं। बच्चों याद होना चाहिए आपको कि कौन सा तट कहाँ है और किस राज्य की सीमा या कौन सा राज्य किस तट पर होता है दोस्तों। ये तट वाली क्लास थी जो मैंने आपको बताई। अब हम आगे चल रहे हैं। जब ये वाला टॉपिक लिया है हमने तट वाला, तो इसको मैं पूरा करूँगा, जिसमें हम बंदरगाहों को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। बंदरगाहों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे बंदरगाह है कि क्या होते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट। पोर्ट यानी बंदरगाह क्या होते हैं, फोर्ट क्या होते हैं दोस्तों, याद रखना बंदरगाह है। आज के दौरान भारत का जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, सबसे ज़्यादा आयात निर्यात होता है, वो एक ही माध्यम हमारे पास है और वो माध्यम हमारा जलमार्ग होता है। जलमार्ग के माध्यम से भारत का संपूर्ण आयात निर्यात होता है। जलमार्ग के माध्यम से भारत का संपूर्ण आयात निर्यात होता है। और जलमार्ग के माध्यम से जब आयात निर्यात होता है तो हमें याद होना चाहिए कि जब जलमार्ग से आयात निर्यात करेंगे तो हमें आवश्यकता पड़ेगी बंदरगाहों की। बंदरगाहों की दोस्तों याद रखना चाहिए, ये बंदरगाह क्या होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बंदरगाह की, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि बंदरगाह क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे दोस्तों। बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ पर किसी भी देश के जहाज़ों का आदान प्रदान हो, जहाँ पर उनकी रख रखाव की सुविधा हो, जो एक केंद्र बिंदु बना हो, यानी वहाँ पर जहाज़ों का आना जाना लगा हो, उन संग जिस पर नियंत्रण सरकार का हो, उसे हम बंदरगाह की संज्ञा देते हैं दोस्तों। याद रखना ये बंदरगाह यानी प्राचीन हमारी सिंधुकालीन सभ्यता से ही बंदरगाहों का हमें जिक्र देखने को मिलता है। सिंधुकालीन सभ्यता में जब हम एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो सिंधुकालीन सभ्यता में हमें ये मिलता है कि सिंधुकालीन सभ्यता के लोग भी प्राचीन यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से आयात निर्यात किया करते थे, व्यापार किया करते थे। तो वो लोग भी इस बंदरगाह का प्रयोग करते थे। और सिंधुकालीन सभ्यता में जो बंदरगाह का नाम मिलता है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित भोगवा नदी के तट पर वो लोथल बंदरगाह होता है। लोथल बंदरगाह एकमात्र बंदरगाह था सिंधुकालीन सभ्यता का। वहाँ से लेकर के आज तक हम इनका अध्ययन करते हैं। सबसे ज़्यादा व्यापार इन्हीं के माध्यम से होता है। वर्तमान कालीन भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह होते हैं। 13 प्रमुख बंदरगाह होते हैं दोस्तों। कुछ बंदरगाह जो होंगे वो पूर्वी तट पर होंगे और कुछ बंदरगाह जो होंगे वो पश्चिमी तट पर होंगे। दोस्तों याद रखना, सबसे पहले हम पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह पढ़ने वाले हैं उनका अध्ययन करेंगे कि पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह होते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने अभी इस बात को जाना कि इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ अरब सागर है, और ये जो तट है दोस्तों इसको हमने 3 नाम दिया आपको कि कौन कौन से नाम देंगे। कोंकण तट कहेंगे, कन्नड़ तट कहेंगे, मालाबार तट कहेंगे। और इन पर पड़ने वाले बंदरगाहों को अलग अलग राज्य में जो होते हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बंदरगाह की हम बात करें, सबसे पहला बंदरगाह दोस्तों होता है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में होता है दोस्तों। कांडला बंदरगाह जिसे वर्तमान सरकारों ने इसका नामकरण करके इसका नाम चेंज किया गया, दीनदयाल उपाध्याय इसको नाम दे रहे कांडला बंदरगाह को। दोस्तों याद हमें होना चाहिए कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। कांडला बंदरगाह की विशेषता ये होती है दोस्तों कि ये ज्वारीय बंदरगाह होता है। ज्वारीय मीन्स हम आपको ज्वार भाटा पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि ज्वार किसको, यानी भू जलधारा जब इस प्रकार से ऊंचाइयों, यानी ये वाला जो सुरंग होता है इसको हम ज्वार कहते हैं, इसको ज्वार कहते हैं। इस प्रकार की जो गर्त बनेगा उसको हम भाटा कहेंगे दोस्तों। ये ज्वारीय बंदरगाह है। मीन्स इसका ये होगा कि यहाँ पर ज्वार की सहायता से भी कुछ व्यापार होता है, यानी जहाज़ों को आने और जाने में कुछ सुविधाएं इस ज्वार के माध्यम से मिलती हैं, इसलिए इस बंदरगाह का नाम ज्वारीय बंदरगाह हो जाता है दोस्तों। आगे हम बात करें दूसरी बंदरगाह को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात याद होनी चाहिए कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, जो कि किस तट पर होगा, पश्चिमी तट पर होगा।
और इसका नामकरण क्या किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर हमें मुंबई राज्य में आए, यानी महाराष्ट्र राज्य में पहुँचे हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में एक बंदरगाह है हमको मिलेगा, उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। दोस्तों ये बात हमें याद होनी चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह होता है, जो या सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है भारत का वो मुंबई बंदरगाह से होता है, क्योंकि हमें जो व्यापार करना है वो यूरोपीय कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज या जो भी अन्य देशों से करेंगे। सिर्फ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को छोड़ करके जो भी व्यापार हम करते हैं उसका प्रयोग हम इस बंदरगाह से करते हैं। यानी ये बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र राज्य में है, दोस्तों याद रखना ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है। ये समझिएगा कि सबसे ज़्यादा व्यापार होने की वजह से, इस पर इतना कार्यभार होने की वजह से इसका एक और रूपांतरण किया गया, यानी कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया। दोस्तों कृत्रिम बंदरगाह उसको कहा जाता है जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, ये प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं। तो हम बात करें कृत्रिम बंदरगाह जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, दोस्तों इस मुंबई के नज़दीक में ही एक और बंदरगाह बना दिया है दोस्तों, जो मुंबई यानी महाराष्ट्र राज्य में ही है, जिसका नाम है नावासेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नावासेवा बंदरगाह है। दोस्तों याद रखना ये नावासेवा बंदरगाह है तो एक विकल्प के रूप में है। यदि मुंबई बंदरगाह पर कार्यभार ज़्यादा आता है तो फिर ये कार्यभार किस तरफ पहुंच जाता है, नावासेवा, और फिर वो व्यापार नावासेवा से होता है। दोस्तों आगे हम बात करें नावासेवा, ये 3 बंदरगाह हमने अभी पढ़े हैं, जिसमें कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और नावासेवा बंदरगाह। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा राज्य हमें देखने को मिलेगा, गोवा। दोस्तों ये वही गोवा है जिस पर सबसे पहले अधिकार किया पुर्तगालियों ने। हमने पढ़ा कि 1498 में वास्को डी गामा आया, वो केरल आया, वो बात कालीकट में आया, वो बात अलग है, लेकिन गोवा सबसे पहले किसी यूरोपीय शक्ति के अधीन हुआ 1510 के आसपास, और जाकर के हमने इसे 1961 में आज़ाद कराया पुर्तगालियों से। ये वही गोवा है दोस्तों। इसकी राजधानी पणजी, जो गोवा की राजधानी पणजी, जो किस नदी के तट पर होगी, मांडवी नदी के तट पर होगी। दोस्तों यहाँ पर एक बंदरगाह होता है, गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है दोस्तों मार्मगाओ बंदरगाह किस राज्य में है? आज तक ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मार्मगाओ बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, तो मार्मगाओ बंदरगाह गोवा में पड़ेगा। और गोवा हमने बताया कि इसका इतिहास क्या रहा है। आगे हमने 4 बंदरगाहों का अध्ययन किया हुआ है। अब हम पहुंचते हैं कर्नाटक राज्य पर। एक कर्नाटक राज्य और यहाँ पर एक बंदरगाह होता है दोस्तों, इसका नाम है न्यू मैंगलोर, यानी जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है वो कर्नाटक राज्य में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ पर हम कहें तो कच्चा आयात, यानी यहाँ पर जो लोहा है, लोहे अयस्क यानी लोहे, यहाँ से कुद्रेमुख की खान जो लोहे के लिए जानी जाती है। कर्नाटक में कई खानें हैं, जैसे सोने की खान भी है यहाँ पर, और यहाँ पर कुद्रेमुख की खान जो लोहे के लिए जानी जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें कि एक और जो कोच्चि बंदरगाह होता है, यानी हमारा पश्चिमी तट पर पड़ने वाला जो छठा बंदरगाह होता है दोस्तों, याद रखना इसका नाम कोच्चि होता है, कोच्चि। और ये बंदरगाह कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ये कोच्चि बंदरगाह पड़ेगा केरल राज्य में। दोस्तों अभी हमने ये अध्ययन किया हुआ है कि भारत के 6 बंदरगाह अभी हमने पढ़ लिए हैं। देखिएगा, जिसमें हमने दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पढ़ा, हमने मुंबई बंदरगाह पढ़ा, हमने नावासेवा, इसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। इसके बाद हमने मार्मगाओ पढ़ा जो गोवा में है, न्यू मैंगलोर पढ़ा जो कर्नाटक में है, कोच्चि पढ़ा जो केरल में है। दोस्तों ये सभी बंदरगाह अरब सागर में है दोस्तों। अब हम आगे अध्ययन कर रहे हैं कि भारत के पूर्वी तट पर पड़ने वाले बंदरगाह कौन कौन से हैं और इनकी क्या विशेषता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम भारत के पूर्वी तट पर पड़ने वाले बंदरगाहों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। याद रखना कि भारत के पूर्वी तट पर पड़ने वाले बंदरगाह कौन कौन से हैं दोस्तों। यहाँ पर ये राज्य हमारा पश्चिम बंगाल होता है, और यहाँ पर ये सबसे पहला बंदरगाह, इस तट पर जो पहला बंदरगाह होगा दोस्तों, इसका नाम है कोलकाता बंदरगाह है।
कोलकाता बंदरगाह, ये वही इसे हम कलकत्ता कहते थे। 1995 में इसको कोलकाता कहा गया, जिसकी स्थापना, कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चारनॉक ने की। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कोलकाता की स्थापना किसने किया। दोस्तों याद रखना चाहिए, कोलकाता पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। 1995 में कोलकाता हुआ और इसकी स्थापना को लेकर के इस व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है जॉर्ज चारनॉक। यानी जॉर्ज चारनॉक ने कोलकाता को बसाया और यहाँ से इसे स्थापित होता है। दोस्तों यहाँ पर जो देखें कि ये किस नदी के तट पर है, तो वो गंगा नदी ही है। गंगा नदी ही है जो दो भागों में बढ़ती है, दो भागों में बढ़ती है। इसका एक शाखा को हम फिर से भागीरथी कह रहे हैं और दूसरी शाखा जिसे हम हुगली कहते हैं। दोस्तों ये हुगली कोई अलग नदी नहीं है, हुगली कोई अलग नदी नहीं है, ये गंगा की ही एक शाखा है जिसे हम हुगली नाम देते हैं। दोस्तों कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि कोलकाता किस नदी के तट पर है, तो हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए कि कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। और हुगली नदी कोई अलग से नदी नहीं पढ़नी है आपको, हम नदी तंत्र में एक एक नदी का क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती, कहाँ कौन संगम बनाती, इस पर चर्चा आगे की क्लासों में देंगे। लेकिन यहाँ हमें जानना चाहिए कि कोलकाता गंगा नदी को ही हम जहाँ हुगली कह रहे हैं उसी पर बसा हुआ है। दोस्तों वर्तमान सरकार ने कोलकाता बंदरगाह का नाम परिवर्तित किया है, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों तो इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कह सकते हैं या फिर कोलकाता बंदरगाह कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात ये ज़रूर करना चाहिए कि यहाँ पर है कोलकाता बंदरगाह, जबकि बंदरगाह को तट पर होना चाहिए। दोस्तों ये तट पर नहीं है, ये भारत के भूभाग के अंदरी पार्ट में है। लेकिन फिर ये व्यापार कहाँ से होता है दोस्तों, तो यही हुगली नदी के माध्यम से, हुगली नदी के माध्यम से ये बंगाल की खाड़ी तक पहुँचता है। दोस्तों यानी ये हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से जुड़ जाता है। तो हमने एक बंदरगाह पढ़ा दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह। आगे हम बात करें दूसरा राज्य दोस्तों हमें मिलता है जिसका नाम होता है उड़ीसा। और उड़ीसा में जो बंदरगाह होता है, उड़ीसा में जो बंदरगाह होता है दोस्तों, उस बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह, जो उत्कल तट पर होता है। दोस्तों उड़ीसा में जो बंदरगाह है उसको क्या नाम दिया गया है, पारादीप बंदरगाह दिया गया है। और उड़ीसा के बाद जो राज्य हमको मिलता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों एक बात का जिक्र करना आवश्यक होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो विभाजन हुआ, तो राज्यों की संख्या जो तट से लगने वाले पहले भी 9 थी और आज भी 9 है। बच्चों को एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तेलंगाना विभाजन हो गया तो इसकी सीमा जल से लगेगी, नहीं। तेलंगाना का विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ है कि ये वाला पार्ट तेलंगाना को दिया गया है, जबकि तट वाला पार्ट आंध्र प्रदेश को दिया गया है। दोस्तों ये बात याद रखना कि तेलंगाना की सीमा कहीं भी इस तट से यानी बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है। और आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह होता है दोस्तों, इसका नाम होता है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह जो है इसका नाम है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। दोस्तों याद रखना ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। दोस्तों विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। इस प्रकार से हमने पश्चिमी तट पर पड़ने वाले बंदरगाहों में 3 बंदरगाहों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने कोलकाता बंदरगाह, जिसको मैंने नाम दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इसके बाद हमने पारादीप बंदरगाह को देखा जो उत्कल तट उड़ीसा राज्य में होता है। इसके बाद हमने आंध्र प्रदेश पर आए। जब हम आंध्र प्रदेश पर आए तो आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह हमने देखा दोस्तों ये है विशाखापत्तनम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका कोरोमंडल तट आरंभ हो जाएगा। दोस्तों कौन सा तट आरंभ हो जाएगा, कोरोमंडल तट। जब हम कोरोमंडल तट की बात करें तो तमिलनाडु की बात हो रही है दोस्तों। और तमिलनाडु में जो बंदरगाह हैं वो 3 होते हैं दोस्तों। सबसे पहले बंदरगाह होता है एन्नौर बंदरगाह, ये भारत का सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह माना जाता था। एन्नौर बंदरगाह भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह जो मानव ने बनाया हो, ये एन्नौर बंदरगाह था। एन्नौर बंदरगाह के बाद हम दूसरा बंदरगाह पढ़ेंगे जिसका नाम था तूतीकोरिन।
तूतीकोरिन बंदरगाह है और तीसरा बंदरगाह पढ़ेंगे दोस्तों चेन्नई बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में आते हैं। दोस्तों याद रखना ये बंदरगाहों को लेकर के मैंने आपसे बात की है। अब हम दक्षिण भारत की तुलना है, दक्षिण भारत को मैंने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। अभी हम भारत के भूभाग में अंदर नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ भारत के आसपास का माहौल देख रहे हैं। फिर आगामी क्लासों में इसके अंदर की क्लासें, इसकी मिट्टियाँ, पर्वत श्रृंखला, एक एक का क्लासिफिकेशन होकर के पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम यहाँ देखेंगे कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं और इनकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है। चलिए दोस्तों देखिए, मैंने अभी जो अध्ययन किया है तटों का अध्ययन किया हुआ है। इससे पहले हमने भारत का जो इस विस्तार था, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, उसका अध्ययन कर लिया है। दोस्तों मेरी अपेक्षा होगी आपसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने 2 क्लासों में पढ़ाए हैं आपसे, वो आपके सामने रखूँगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे रखना चाहा कि पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, पारादीप बंदरगाह है किस राज्य में है, किस राज्य में है। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख करके दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है आपसे, जैसे कहा जाए कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका आंसर मुझे आप कमेंट में लिख के किस राज्य में है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों कि भारत से पहला जो देशांतर गुजरता है, यानी भारत से पहला देशांतर कौन और किस राज्य से गुजरता है। तीसरा क्वेश्चन हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा आपसे कि भारत से सबसे उत्तरी अक्षांश, यानी अंतिम अक्षांश कह सकते हैं इसको, भारत से सबसे उत्तरी अक्षांश कितने डिग्री का है जो निकलता है, उत्तरी अक्षांश कितनी डिग्री का है और किस राज्य से गुजरता है या निकलता है। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा कि भारत से जो 82.5 यानी भारत से जो रेखा देशांतर, जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री रेखा, भारत के कितने राज्यों से निकलती है। हमें इन सभी का आंसर आप लोग कमेंट में लिखकर निकलती है कमेंट में दीजिएगा। अब आगे की क्लास में हम आपको करंट अफेयर्स भी समाहित, यानी करंट अफेयर्स की क्लास पहुँचकर। तो दोस्तों इन 5 क्वेश्चन का आपका आंसर देना है आपको, और जो मैंने अध्ययन अभी क्लासों का किया है इन क्लासों को ध्यान से पढ़िएगा और इनका आंसर दीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है दोस्तों, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि 73-555-021-65। इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके हर एक सॉल्यूशन, इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों कुछ समस्याओं की वजह से, कुछ कठिनाइयों की वजह से हम अभी जो क्लासें मुझे आपको देनी है उनको देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने कल आपसे कहा था करंट अफेयर्स की क्लास को देना, मैं निरंतर करंट अफेयर्स की क्लास को दूंगा, लेकिन 1 या 2 दिन में कुछ समस्याएं का निदान होने के बाद, उनको सॉल्यूशन आने के बाद हम आपको आपकी परीक्षाओं से जागरूक होकर के हर एक टॉपिक, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या जिस क्लास को आप कहें कि सर इसकी क्लास पहले लीजिएगा, मैं उसी क्लास को लूँगा। आज की क्लास को दोस्तों मैं यही धन्यवाद करता हूँ, यानी यही रोकता हूँ, क्लास ओवर करता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि लोगों से हम जुड़ें और लोग हमसे जुड़ें, ताकि लोग हमसे जुड़ करके समझें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। धन्यवाद।